दोस्तों, घटना चक्र द्वारा प्रकाशित समसामयिक घटनाओं के वार्षिक संकलन दृष्टि 2 के अंतर्गत प्रस्तुत है। अगस्त 2022 से अगस्त 2023 तक के सभी महत्वपूर्ण घटनाओं का वार्षिक संकलन, जो आगामी आयोजित होने वाली विभिन्न परीक्षाओं जैसे बिहार पीसीएस, यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा, उत्तराखंड लोअर पीसीएस, आरओ एआरओ परीक्षा तथा अन्य परीक्षाओं के करेंट अफेयर्स खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें सबसे पहले हम वर्ष भर की संपूर्ण घटनाओं के बिंदुवार संकलन को पढ़ेंगे। इसके बाद विस्तृत रूप में घटनाओं को कवर करेंगे। इस श्रृंखला में आज की वीडियो में प्रस्तुत है राष्ट्रीय घटनाओं का बिंदुवार संकलन। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है दोस्तों, भारत के प्रथम 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो सही उत्तर है बंगलुरु में। दोस्तों, भारत के प्रथम 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन 18 अगस्त 2023 को बंगलुरु में किया गया है। अगला है कि किस राज्य की विधानसभा द्वारा राज्य का नाम आधिकारिक रूप से बदलने के लिए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया? तो उत्तर है केरल। दोस्तों, 9 अगस्त 2023 को केरल विधानसभा द्वारा राज्य का नाम आधिकारिक रूप से बदलने के लिए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया है और केरल का नाम बदलकर अब केरलम किया जाना प्रस्तावित है, याद रखिएगा। अगला है कि गिग श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए विधानसभा में अधिनियम पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो उत्तर है राजस्थान। दोस्तों, इस अधिनियम का नाम है राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग श्रमिक पंजीकरण और कल्याण अधिनियम 2023 और ये अधिनियम 24 जुलाई 2023 को राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने सेमीकंडक्टर नीति 2022 से 2027 का अनावरण किया है? तो उत्तर है जुलाई 2023 में गुजरात राज्य ने सेमीकंडक्टर नीति 2022 से 2027 का अनावरण किया। अगला प्रश्न है, किस राज्य में विश्व का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर बनाया जा रहा है? तो उत्तर है दोस्तों तेलंगाना में। तो याद रखिएगा, तेलंगाना में विश्व का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर बनाया जा रहा है और ये तेलंगाना में सिद्धिपेट में स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अजीत पवार ने किस राज्य में उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो महाराष्ट्र में 2 जुलाई 2023 को अजीत पवार ने दोस्तों महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। अगला प्रश्न है, TS सिंहदेव किस राज्य के उप मुख्यमंत्री बने हैं? तो दोस्तों TS सिंहदेव छत्तीसगढ़ राज्य के उप मुख्यमंत्री बने हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्रदेश के सभी 75 जिलों में 948 विरासत वृक्षों के संरक्षण और सौंदर्यीकरण के लिए कौन सी योजना जो है प्रारंभ की है? तो सही उत्तर है विरासत वृक्ष अंगीकरण योजना और ये योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 19 जुलाई 2023 को प्रारंभ की गई है। और आप जान लीजिए, इसमें एक प्रश्न बनेगा कि सबसे अधिक विरासत वृक्ष वाले प्रदेश के 5 जिले कौन से हैं? तो वाराणसी में सर्वाधिक 99 विरासत वृक्ष हैं, प्रयागराज में 53, हरदोई में 37, गाजीपुर में 35 और उन्नाव में 34 विरासत वृक्ष हैं। तो याद रखिएगा, वाराणसी में सर्वाधिक 99 विरासत वृक्ष हैं जिनके संरक्षण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विरासत वृक्ष अंगीकरण योजना शुरू की गई है। अगला प्रश्न है, कितने विपक्षी दलों ने वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए का मुकाबला करने के लिए इंडिया का गठन किया है 17-18 जुलाई 2023 को? तो सही उत्तर है 26 विपक्षी दलों ने। याद रखिएगा दोस्तों, 26 विपक्षी दलों ने वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए का मुकाबला करने के लिए इंडिया का गठन किया है और इंडिया का विस्तृत रूप है भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन, यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। अगला प्रश्न है दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा मणिपुर हिंसा की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में आयोग गठित किया गया है? तो उत्तर है गुवाहाटी उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री अजय लांबा की अध्यक्षता में 4 जून 2023 को मणिपुर हिंसा की जांच करने के लिए आयोग गठित किया गया है।
एक देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी NIRF का वर्ष 2023 में कौन सा संस्करण जारी किया गया? तो उत्तर है दोस्तों राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क का 2023 में 8वां संस्करण जारी किया गया है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य आप जान लीजिए कि NIRF इंडिया रैंकिंग 2023 में कितने श्रेणियों और विषयों को शामिल किया गया है? तो कुल 13 श्रेणियों और विषयों को शामिल किया गया है। और इसमें रैंकिंग में IIT मद्रास लगातार 5वें वर्ष समग्र रूप से शीर्ष स्थान प्राप्त करता रहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए भारत के पहले कार्बन तटस्थ गांव यानी भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल विलेज का विकास कहाँ किया जा रहा है? तो ये भिवंडी तालुका, ठाणे, महाराष्ट्र में। याद रखिएगा, भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल तटस्थ गांव का विकास भिवंडी तालुका, ठाणे, महाराष्ट्र में किया जा रहा है। अगला प्रश्न है कि राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक SFSI 2022-23 को किस अवसर पर जारी किया गया? तो ये विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर 7 जून 2023 को राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया गया है। और राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको जान लीजिए। इसका जारीकर्ता केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय है और ये इसका 5वां संस्करण है। बड़े राज्यों में दोस्तों SFSI में बड़े राज्यों में केरल शीर्ष स्थान पर है, छोटे राज्यों में गोवा का प्रथम स्थान पर है, केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर और बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश का स्थान 5वां और बिहार का स्थान 19वां है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि विद्युत क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने के लिए किस राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ किया गया है जून 2023 में? तो उत्तर है मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च यानी माहिर। दोस्तों माहिर को संयुक्त रूप से किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये केंद्रीय विद्युत मंत्रालय और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है और ये विद्युत क्षेत्र में नई या उभरती प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने के लिए राष्ट्रीय मिशन है यानी मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य ने हवाई अड्डों पर नए सिविल एन्क्लेव के निर्माण के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ समझौता किया है? तो ये समझौता बिहार ने जून 2023 में किया है। और ये नए सिविल एन्क्लेव किन हवाई अड्डों पर बनाए जाएंगे? तो ये दरभंगा और पूर्णिया हवाई अड्डे पर। अगला प्रश्न है, भारत के किसी भी पूर्वोत्तर राज्य के लिए पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया गया है? तो ये 8 जून 2023 को अरुणाचल प्रदेश के लिए पहला जिला गुड गवर्नेंस सूचकांक यानी डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स जारी किया गया है। अगला प्रश्न है कि मेटा इंडिया और महिला और बाल विकास मंत्रालय ने कौन सा अभियान शुरू किया है? तो ये है अमृत जेनरेशन अभियान, नए भारत के सपने। और ये मेटा इंडिया और महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा 7 जून 2023 को शुरू किया गया अभियान है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि गुजरात का पहला जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो अहमदाबाद में। और इस सम्मेलन का आयोजन दोस्तों किसके द्वारा किया गया, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो याद रखिएगा, इस सम्मेलन का आयोजन यूनिसेफ और एलिक्सियर फाउंडेशन द्वारा जलवायु परिवर्तन विभाग और PIB के सहयोग से किया गया है। और इस दौरान एक फोरम भी लॉन्च किया गया है, इसका नाम है गुजरात क्लाइमेट चैंपियंस फोरम। अगला प्रश्न है, वेस्ट टू वेल्थ पहल में तेजी लाने के लिए कौन सी ऑनलाइन ड्रेजिंग मॉनिटरिंग प्रणाली लॉन्च की गई है? तो ये सागर समृद्धि है। और अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में मणिपुर शांति समिति का गठन किया है? तो अनुसुईया उइके। याद रखिएगा, अनुसुईया उइके की अध्यक्षता में 10 जून 2023 को भारत सरकार द्वारा मणिपुर शांति समिति का गठन किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की 5 इमारतों और संरचनाओं को सुंदर इमारतों के लिए अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो ये तेलंगाना की।
अगला प्रश्न है दोस्तों, कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो कर्नाटक के नए सीएम सिद्धारमैया बने हैं 20 मई 2023 को। कर्नाटक के डिप्टी सीएम यानी उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये हैं DK शिव कुमार। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य का उच्च न्यायालय क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला उच्च न्यायालय बना? तो ये केरल उच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है दोस्तों, 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो याद रखिएगा, सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी ये 22वें लॉ कमीशन यानी विधि आयोग के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम परिवर्तित करके क्या किया गया है? तो इसका नाम अब अमृत उद्यान कर दिया गया है 28 जनवरी 2023 से। तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति भवन में जो मुगल गार्डन है उसका नाम अमृत उद्यान कर दिया गया है। अगला है कि स्वास्थ्य के अधिकार की गारंटी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो राजस्थान है। लगातार दूसरी बार मेघालय के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये हैं कोनराड संगमा। इन्होंने 7 मार्च 2023 को लगातार दूसरी बार मेघालय के सीएम के रूप में शपथ ली है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मध्य प्रदेश में गठित 53वें जिले का नाम क्या है? तो ये है मऊगंज, और अब मध्य प्रदेश में कुल 53 जिले हो गए हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने गर्मियों में पानी की कमी से निपटने के लिए पहली बार जल बजट प्रस्तुत किया है? तो 17 अप्रैल 2023 को केरल राज्य ने गर्मियों में पानी की कमी से निपटने के लिए जल बजट प्रस्तुत किया है। अगला प्रश्न है, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 10 अप्रैल 2023 को किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है? तो आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी का जो है दर्जा दिया गया है, और देश में इसके साथ कुल 6 राष्ट्रीय पार्टियां हो गई हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, केंद्रीय कानून मंत्री द्वारा किस भाषा में भारत के संविधान का पहला संस्करण जारी किया गया है? तो ये 8 अप्रैल 2023 को डोगरी भाषा में भारत के संविधान का पहला संस्करण जारी किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया नमो पथ किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव में है। नमो पथ क्या है? तो ये सी फ्रंट है यानी तटीय सैरगाह, और इसका नाम नमो पथ रखा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया? तो 28 मई 2023 को। याद रखिएगा, पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को किया गया। इस भवन का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया? तो सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत। और इस भवन में लोकसभा और राज्यसभा के लिए कुल कितनी सीटें हैं? तो ये क्रमशः लोकसभा के लिए 888 और राज्यसभा के लिए 384 यानी कुल 1272 सीटें हैं। संसद में लोकसभा भवन को किस विषय पर डिजाइन किया गया है? तो ये राष्ट्रीय पक्षी मयूर के विषय पर डिजाइन किया गया है। राज्यसभा को किस विषय पर डिजाइन किया गया है? तो राज्यसभा को दोस्तों राष्ट्रीय फूल कमल के थीम पर डिजाइन किया गया है। अगला प्रश्न है कि भवन में किस ऐतिहासिक राजदंड को एक महत्वपूर्ण स्थान पर रखा गया? तो ये सेंगोल है। और किस प्राचीन साम्राज्य में सेंगोल को सेवा, कर्तव्य और राष्ट्र के पथ के प्रतीक के रूप में देखा जाता था? तो ये चोल साम्राज्य में। सेंगोल किसका प्रतीक है? तो दोस्तों याद रखिएगा, सेंगोल सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय राज्य बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बना है? तो उत्तर प्रदेश। अपना उत्तर प्रदेश 23 मई 2023 को डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड जो बच्चों के लिए है वो बनाने वाला पहला राज्य बना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सक्षम यानी लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, सक्षम लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का शुभारंभ किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। सक्षम का फुल फॉर्म क्या है? तो स्टिमुलेटिंग एडवांस नॉलेज ऑफ सस्टेनेबल हेल्थ मैनेजमेंट। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल में किस भारतीय राज्य ने देश के पहले मरीना के निर्माण की घोषणा की है? तो कर्नाटक ने। और मरीना का निर्माण किस जिले में किया जाएगा? तो ये उडुपी जिले में किया जाएगा।
अगला प्रश्न है दोस्तों, अरावली पर्वत श्रृंखला के आसपास के बफर क्षेत्र को हरित बनाने के लिए किस परियोजना का शुभारंभ किया गया? तो ये अरावली ग्रीन वाल परियोजना है और ये अरावली पर्वत श्रृंखला के आसपास के बफर क्षेत्र को ग्रीन यानी हरित बनाने के लिए ये परियोजना शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कहाँ पैसेंजर रोपवे की आधारशिला रखी गई है 24 मार्च 2023 को? तो ये वाराणसी में, वाराणसी कैंट स्टेशन से गोदौलिया तक। दोस्तों, भारत सार्वजनिक यातायात के लिए रोपवे का इस्तेमाल करने वाला विश्व का कौन सा देश है? तो ये तीसरा देश है। बोलीविया मैक्सिको के बाद भारत सार्वजनिक यातायात के लिए रोपवे का इस्तेमाल करने वाला दुनिया का तीसरा देश है। अगला प्रश्न है, विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ये हुब्बली धारवाड़ में मार्च 2023 में दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का अनावरण किया गया है। इसका नाम है श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी हुब्बली जंक्शन पर। और इस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? तो याद रखिएगा, इसकी लंबाई 1507 मीटर यानी 1.5 किलोमीटर से भी अधिक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नदी के अंदर चलने वाली भारत की प्रथम मेट्रो कौन बनी है? तो अप्रैल 2023 में कोलकाता मेट्रो नदी के अंदर चलने वाली भारत की पहली मेट्रो बनी है। और कोलकाता मेट्रो के लिए किस नदी के अंदर सुरंग बनाई गई है? तो आप जानते हैं, हुगली नदी के अंदर। अगला प्रश्न है, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रैपिड परिवहन प्रणाली का नाम क्या है? तो इसका नाम है रैपिडेक्स। और इसका संचालन किन शहरों के मध्य होगा? तो ये दिल्ली और मेरठ शहरों के बीच संचालन किया जा रहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पिराह कुनफर सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो रामवन जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में अवस्थित किबिथु से ब्राइवेंट विलेज प्रोग्राम का उद्घाटन किया? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। और किबिथु आप जानते हैं सबसे पूर्वी गांव है। यहाँ से होम मिनिस्टर अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ 10 अप्रैल 2023 को किया है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला केबल स्टेड रेल ब्रिज कौन सा है? तो ये अंजी खड्ड ब्रिज है। और ये रेल ब्रिज किस रेलखंड का हिस्सा है? तो अंजी खड्ड ब्रिज दोस्तों उधमपुर बारामूला वाया श्रीनगर रेलखंड का हिस्सा है। इस पुल की लंबाई 725 मीटर है। अगला प्रश्न है, 25 अप्रैल 2023 को देश की पहली वाटर मेट्रो कहाँ शुरू की गई है? तो याद रखिएगा, कोच्चि केरल में। नमो चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर किया? तो 25 अप्रैल 2023 को सिलवासा दादरा और नगर हवेली जनपद में नमो चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन पीएम मोदी द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य दक्षता सूचकांक, राज्य ऊर्जा दक्षता यानी स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2021-22 किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के द्वारा। ये सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है? ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के द्वारा। और ये सूचकांक आप जान लीजिए अलायंस फॉर एन एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी के द्वारा विकसित किया गया है, उसके सहयोग से। और इसमें राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में फ्रंट रनर की श्रेणी के राज्य कौन से हैं? तो इसमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान और तेलंगाना है। अचीवर श्रेणी के राज्यों में असम, हरियाणा, महाराष्ट्र और पंजाब है। और कंटेंडर श्रेणी के राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा और उत्तर प्रदेश हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में न्याय देने वाले राज्यों में शीर्ष स्थान किस राज्य को मिला है? तो ये कर्नाटक को। और इस रिपोर्ट में बड़े राज्यों में सबसे निचले स्थान पर कौन है? तो ये दोस्तों बड़े राज्यों में इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में बड़े राज्यों में सबसे अंतिम पायदान पर उत्तर प्रदेश है। अगला प्रश्न है, किस जिले में उत्तर प्रदेश सरकार ने रामलैंड नामक एक थीम पार्क विकसित करने की घोषणा की है? तो अयोध्या में। और किसकी तर्ज पर पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इस पार्क को विकसित करने की घोषणा हुई है? तो ये डिज्नीलैंड यूएसए की तर्ज पर अयोध्या में रामलैंड नामक एक थीम पार्क विकसित किया जा रहा है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, किस जिले में उत्तर प्रदेश का पहला फार्मा पार्क विकसित करने की घोषणा की गई है? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सही उत्तर है ललितपुर जनपद में। भारत की पहली अंडर वाटर सी टनल का अनावरण कब होगा? तो ये नवंबर 2023 में अंडर वाटर सी टनल का निर्माण जो है मुंबई में किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, मन की बात की 100वीं कड़ी का प्रसारण कब हुआ? तो 30 अप्रैल 2023 को। और मन की बात कार्यक्रम का पहला एपिसोड कब प्रसारित हुआ था? तो ये 3 अक्टूबर 2014 को। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस जगह 8वां रायसीना डायलॉग 2023 आयोजित किया गया? तो दोस्तों नई दिल्ली में 2 से 4 मार्च 2023 के बीच 8वां रायसीना डायलॉग जो है आयोजित किया गया। और इस विषय का या इस डायलॉग का जो थीम है वो क्या था? प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन ए टेम्पेस्ट। दोस्तों आपको बताना है कि 8वें रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता कौन थी? तो ये जॉर्जिया मेलोनी थी। जॉर्जिया मेलोनी इटली की प्रधानमंत्री हैं। दोस्तों एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रायसीना डायलॉग प्रतिवर्ष कब से आयोजित किया जा रहा है? तो ये प्रतिवर्ष 2016 से आयोजित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, वैभव फेलोशिप भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई है? तो ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा 28 फरवरी 2023 से वैभव फेलोशिप शुरू की गई है। वैभव फेलोशिप किसके लिए है? तो भारतीय प्रवासियों के लिए ये फेलोशिप योजना शुरू की गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वच्छोत्सव 2023 के तहत अक्टूबर 2024 तक कितने शहरों को 3 स्टार कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो 1000 शहरों को। 17वें प्रवासी दिवस दोस्तों, 17वें प्रवासी भारतीय दिवस के समागम का आयोजन कहाँ किया गया? तो 8 से 10 जनवरी 2023 के बीच 17वां प्रवासी भारतीय दिवस इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था। और इस समागम के मुख्य अतिथि कौन थे? तो याद रखिएगा, गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के अध्यक्ष थे, मुख्य अतिथि थे। और प्रवासी भारतीय दिवस 2023 की थीम क्या थी? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के विश्वसनीय भागीदार। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस राज्य ने वर्ष 2030 तक सभी सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रिक वाहन प्रयोग करने का लक्ष्य रखा है? तो उत्तर प्रदेश ने 2030 तक सभी सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करने का लक्ष्य रखा है। अगला प्रश्न है, अज्ञात शवों की पहचान के लिए DNA डेटाबेस तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये है हिमाचल प्रदेश। और भारत में रेलवे नेटवर्क के 100% विद्युतीकरण वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। हरियाणा जो है मार्च 2023 में रेलवे नेटवर्क के 100% इलेक्ट्रिफिकेशन वाला पहला राज्य बना है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वागत पहल की 20वीं वर्षगांठ को संबोधित किया और इस पहल का संबंध किस राज्य से है? तो स्वागत पहल का संबंध गुजरात राज्य से है। स्वागत से क्या तात्पर्य है आपको बताना है। तो सही उत्तर है, स्वागत का तात्पर्य है स्टेट वाइड अटेंशन ऑन ग्रीवेंस बाय एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। अगला प्रश्न, और राष्ट्रीय घटनाओं का जो बिंदुवार संकलन है समसामयिक दृष्टि का, उसका आखिरी प्रश्न है कि भारत के पहले डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो याद रखिएगा, तिरुवनंतपुरम केरल में 25 अप्रैल 2023 को भारत के पहले डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला रखी गई है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, घटना चक्र द्वारा प्रकाशित समसामयिक घटनाओं के वार्षिक संकलन दृष्टि 2 के अंतर्गत अगस्त 2022 से अगस्त 2023 तक के सभी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय घटनाओं का बिंदुवार संकलन। अगले वीडियो में हम अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को कवर करेंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।